जो कंस्पिरेसी थेरीज चल रही हैं कि लॉन्ग टर्म कंस्पिरेसी थेरीज क्या हैं, व्हाट नॉट, कि क्या ये इसराइल को भी पता था कि वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगे, उनको भी पता था कि रेजीम चेंज नहीं होगी, तो उनका कोई और भी लॉन्ग टर्म भी मकसद था ये काम करने का। अब वो लॉन्ग टर्म मकसद क्या था, उधर भी आ जाते हैं मुख्तसर से। वो ये आशा कि एक तो ये कि नेतन्याहू जो है ना, उसकी गवर्नमेंट गिर रही थी, उसने कुछ ना कुछ करना था अपने आप को संभालने के लिए। एंड दिस वाज वन ऑफ द वेज ऑफ प्रोलॉन्गिंग हिज गवर्नमेंट, कि एक जंग के दौरान फिर आपको पता ही है लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और वो जो इलेक्शन आ रही थी, ये उससे पहले इसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था, उसने अपने आप को बचा लिया। यहाँ तक कि उसके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं जो अभी भी सुने जा रहे हैं, और अदालतें घुमा रही हैं, फिरा रही हैं। और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया है कि जी ये अदालतें जो है नेतन्याहू को तंग ना करें, बड़ा अच्छा आदमी है, मुहिब्बुल वतन है, मेरा दोस्त है, इसको ना करें। तो एक तो नेतन्याहू की अपनी हुकूमत, अपनी जात का भी इंटरेस्ट था कि मैं कुछ ऐसी चीज करूं जिसके साथ अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, लोग मेरे पीछे खड़े हो जाए। तो वो भी एक मकसद था। अगर वो मकसद था तो वो तो कायम, वो तो उसको कामयाबी हो गई है, क्योंकि वो सरवाइव कर गया। और अभी भी अनकरीब भी ही इज नॉट गोइंग टू बी आउटस्टेड। तो ये तो बचा लिया उसने अपने आप को। ठीक है। तो अब मगर बाकी जो मकसद थे वो तो पूरे नहीं हुए। और अमेरिका ने उनकी हेल्प की है, और अमेरिका को भी पता था कि ये उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान का नहीं खत्म कर सकते, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को भी उसने ईरान को आउट दे दिया। और सो मैं समझता हूँ कि अब ईरान का तो मकसद एक ही है कि रेजीम सरवाइव कर जाए, रेजीम चेंज ना हो। जब से ईरानियन रेवोल्यूशन हुई है, ईरान की रेजीम, अयतुल्लाह की रेजीम, ये इस्लामिक रेजीम का एक ही ऑब्जेक्टिव था, सर्वाइवल। और इसीलिए उन्होंने अपनी सर्वाइवल के लिए, जैसे कहते हैं ना, ऑफेंसिव डिफेंस रखा हुआ है। उन्हें पता था कि अमेरिका और वेस्ट पावर्स जो हैं इनको डिस्टेबलाइज करके इनको निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने मोहरे यहाँ लगाने हैं, और अभी भी उनका यही मकसद है। तो इसलिए ईरानियन गवर्नमेंट जो है वो हर किस्म की कॉम्प्रोमाइज करेगी, जो करनी पड़ी अगर मजबूरी के तहत, मगर वो उसकी सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो सर्वाइव कर गई है। सो आई थिंक ईरानियंस हैव सक्सीडेड इन सर्वाइविंग। नुकसान तो होना ही है इस किस्म की जंग के अंदर, नुकसान हुआ भी है, मगर क्या मकासद किसके पूरे हुए? मैं समझता हूं कि नेतन्याहू के जाती मकासद शायद पूरे हो गए हैं, मगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और वो जो बड़ा एक भवा बनाया हुआ था कि वो आ गया, बम बन गया, ये हो गया, वो पूरे पूरे कोई नहीं हुए। और ये कि जी किसी तरीके से रेजीम चेंज हो जाए, वो भी नहीं हुआ, सरेंडर कर जाए, वो भी नहीं हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप का मकसद क्या था? डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि उसको नोबेल प्राइज मिल जाए। उसने हाथ पैर मारे इंडिया पाकिस्तान के, इंडिया तो तस्लीम नहीं करता कि उसने कुछ किया है, मगर ये ईरान और इसराइल के दरमियान जो सीज फायर करवानी है और उसके बाद कोई सेटलमेंट करवानी है, अगर ये करवा लेता है डोनाल्ड ट्रंप, तो जाहिर है भी डोनाल्ड ट्रंप के नंबर लग जाएंगे। एंड ही कैन से कि इतनी बड़ी चीज थी, मैंने ये मसला हल कर दिया, लड़ाई झगड़े थे, मैंने पीस करवा दी, और उधर भी मैंने करवा दी। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप आधा मकसद पूरा हो गया उसका, क्योंकि उसने लंबी जंग नहीं होने दी, और नेतन्याहू का भी हो गया और ईरानियन रेजीम का भी हो गया। नुकसान सबके थोड़े थोड़े हुए। इसराइल का भी काफी नुकसान हुआ है। वो कहते हैं कि नेली $1 ट्रिलियन का नुकसान इसराइल का हो गया है। वो कहते हैं नेली 500 बिलियन का नुकसान ईरान का हो गया है। जिनका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो लोग जो हथियार बनाते हैं, हथियार बेचते हैं, वो है अमेरिका के अंदर द अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री। सबसे बड़ा फायदा उनका हुआ है। ठीक है। अच्छा सर साहब, इतने मुफस्सल तज्जिए में आपने बता दिया कि मोटिव्स क्या थे जंग के और बैक एंड पे क्या चल रहा था। जैसा आपके तज्जिया है इसके मुताबिक ईरान को 2 दिन पहले इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद उन्होंने अफजूदा यूरेनियम को किसी और ठिकाने पे मुंतकिल किया। फिर 2 हफ्तों की विंडो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए जाना और फिर उसके बाद बमबारी कर देना, ये भी बहुत हैरान कुन था, जैसे वो डिसेप्शन चला रहे हैं। आपने कहा कि इसके पस मंज़र में हमें मिशन रेस्क्यू बेंजामिन नेतन्याहू दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि ईरानी रजीम जो है वो बच गई, रजीम चेंज नहीं हो सकी। जो असल मकसद था इस जंग को छेड़ने का, वो अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पहले से मजबूत हुई है। वहाँ बाकायदा क्रैकडाउन चल रहा है, अरेस्ट हो रही हैं और सजाएं दी जा रही हैं। काली भेड़ों को, छुपे हुए गद्दारों को ढूंढा जा रहा है। और खामेनाई का जिस तरह से खिताब सामने आया ईरानी रहबर आला का, उससे तो ये लगता है कि वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुए हैं। और उसका इंदिया इस तरह मिलता है कि ईरानी पार्लियामेंट ने मुतफिका तौर पर यानी 222 वोट्स हक में पड़े और इसके खिलाफ 0 वोट्स। इस वोटिंग के साथ उन्होंने एक करारदाद पास की कि अब वो IAEA से बिल्कुल ताउन ही नहीं करेंगे, उनके इंस्पेक्टर्स को रसाई तक नहीं देंगे
उन लोकेशंस की जहां उन्होंने यूरेनियम अफजूदा करने के लिए रखा है। तो मेरा सवाल आपसे ये कि आपने बताया ट्रंप को जो चाहिए था वो उन्हें मिला, प्रेसिडेंट ट्रंप को, और दूसरी तरफ बिन्यामिन नेतन्याहू को जो चाहिए था वो उन्हें मिला। आपको नहीं लगता कि इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन, ये ऐसी जंग थी? नहीं, देखिए, जंग के अंदर लूजर्स और विनर्स तो होते ही हैं। अब मगर जैसे मैंने कहा कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हर एक के, और कुछ नहीं हुए। मगर जो रियल इशू है ना, वो ये है कि अब आगे क्या होगा। आगे ये हार जीत की बात नहीं है, आगे ये है कि अमेरिका ये चाहता है, जो कि अमेरिका की जीत होगी या डोनाल्ड ट्रंप की जीत होगी अगर उसको मिलती है, कि ईरान को कंपेल कर दिया जाए कि जी वो अब बिल्कुल यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा, अच्छा। और ये डील की जाए। और ईरान का ये कहना है कि हम इंस्पेक्टर्स को भी अलाउ करेंगे अगर डील होती है तो, मगर हम अपनी इनरिचमेंट को खत्म नहीं करेंगे। अलबत्ता ये कि जैसे पहले हमने वेपन्स ग्रेड इनरिचमेंट तक नहीं की थी, अभी भी नहीं करेंगे। अच्छा। और ये बाय द वे ये अमेरिका भी तस्लीम करता है कि 2003 के बाद जब तक ये अग्रीमेंट थी और उसके बाद भी जब ये हुआ तो ईरान ने कोई खास इनरिचमेंट नहीं की। ये जो 60% की बात हो रही है, ये प्रोपेगेंडा हो रहा है ईरान के खिलाफ कि उन्होंने 60% बना ली, ये उसी किस्म की ड्रामा है कि जी वो जो 10 साल 15 साल से 20 साल से चल रहा है कि 6 महीने के बाद ये न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सिचुएशन नहीं है। अलबत्ता ये है कि ईरान अगर चाहे तो उन्होंने इतने इन्वेस्टमेंट कर लिए यूरेनियम की कि वो बना सकते हैं। मे भी उन्हें 6 महीने लग जाए या साल लग जाए अगर आज फैसला हो। मगर मैं समझता हूँ जो अग्रीमेंट आने वाली है उसमें ना ईरान की पूरी बात मानी जाएगी ना अमेरिका की पूरी बात मानी जाएगी। अमेरिका की पूरी बात ये होगी कि खत्म, ऑल एनरिचमेंट खत्म, ऑल प्लांट्स लॉक्ड अप, इंस्पेक्टर्स हर जगह पे। और ईरान का ये होगा कि नो, एनरिचमेंट पीसफुल पर्पसेस के लिए होगी, आपकी इंस्पेक्शंस और सख्त कर दें, दैट्स फाइन, हमें कोई इतराज नहीं है, बिकॉज हमारे इरादे ठीक नेक है, हम नहीं बनाना चाह रहे। मगर हमारे से सैंक्शंस जो हैं, जो हमारी इकोनॉमी को जिन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है और टाइट किया हुआ है, और हमें बड़ी सख्त तकलीफ है, हमारे ऊपर जो सैंक्शंस हैं स्पेशली ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल, वो खत्म किए जाए। तो आई थिंक असली जो गेम है वो वहां जाएगी कि ईरान को अब कितनी सहूलत मिलती है फॉर नॉट रिवर्टिंग बैक टू अ फुल फ्लेज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोसेस। तो उसके अंदर यही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहेगा कि देखिए आई एम अ मैन ऑफ पीस, मैंने 2 जंगें रोक दी, अब मैंने ईरान के साथ भी एक डील थी वो कैंसिल करके उससे बेहतर डील कर ली। और वो बेहतर डील ये है कि ईरान जो है वो अब इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल बहुत कम करेगा और हम इसको सेट करके रखेंगे। और हमने एक रिवॉर्ड भी दिया है क्योंकि उसने अच्छा बच्चा बना है, तो हमने उसको रिवॉर्ड दे दिया। ईरान ये कहेगा हम तो पहले ही नहीं कर रहे थे, तो अब अच्छा हुआ हमने अच्छी सियासत की है और हमने हमारे अपने से ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो हमने वो खत्म करवा लिए हैं। ठीक है, नुकसान तो हुआ है मगर वील रीबिल्ड ईरान। तो इस किस्म की बातें दोनों तरफ से चलेंगी आगे। मेरा ख्याल है ये महीने के 1 महीना लगेगा नेगोशिएशंस में, अच्छा। और ये ना कोई अग्रीमेंट हो जाएगी बिटवीन अमेरिका एंड ईरान ऑन द न्यूक्लियर एनरिचमेंट थिंग, और एक नई ओके। डील आ जाएगी। ओके। अलबत्ता जहां मुझे फिक्र है और खतरा जो है, वो मैंने पहले भी इजहार किया था, मैं फिर कर रहा हूँ कि इसराइल की यही कोशिश होगी कि इसको डिरेल किया जाए, किसी न किसी जगह पे गन डाला जाए, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए, और फिर से लड़ाई झगड़े जो है डिस्टेबलाइजेशन की मुहिम चलाई जाए। लेकिन सेठ सो साहब, जिस बिकॉज लहजे में नेतन्याहू डोनाल्ड के ट्रंप ने बेंयामिन नेतन्याहू के बारे में या इसराइल के बारे में बात की, जब इसराइल की जानिब से टैक्स किए गए, आपको लगता है उसके बाद इसराइल कोई ऐसी जुर्रत करेगा? कर सकता है, क्योंकि नेतन्याहू देखिए ना, ये समझना कि नेतन्याहू जो है बिल्कुल पपेट है अमेरिका का, इट्स नॉट ट्रू। कुछ लोग तो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप इज अ पपेट ऑफ द इजरायली लॉबी। तो इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। नेतन्याहू के पास भी स्पेस है गन्स डालने की, और डोनाल्ड ट्रंप के पास भी स्पेस है टाइट करने की। मगर ये कि एक बिल्कुल दूसरे को ऑर्डर करे या दूसरा ओबे ना करे, ऐसे नहीं है। ये पॉलिटिक्स के अंदर फ्लूइडिटी होती है, लोग अपनी ऑटोनॉमी जो है वो इमीडिएटली नहीं देते। तो मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू की सर्वाइवल जो है वो वाला इशू जो है, बिकॉज ऑफ दैट उसके ऊपर फिर कहीं ना प्रेशर आया, अदालतों ने उसको घेर लिया, उसको लगा कि मेरी छुट्टी हो, फिर कोई ना कोई गड़बड़ कर देगा, कोई फॉल्स फ्लैग करके और फिर शुरू कर देगा, कहेगा देखे 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 ये किया वो किया। अभी अभी आपने देखा कि हमास ने एक अटैक की है और वहां इसराइली सोल्जर्स मार दिए। तो कल को ये फिर से ना ये शुरू हो जाए कि देखिए जी ईरान की प्रॉक्सीज जो हैं वो अभी भी बड़ी एक्टिव हैं और ये ईरान नहीं बाज आ रहा, और ये रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं ये अभी भी लगे हुए हैं ये ड्रामे करने।
और हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं, अब हमारे बंदे मार दिए हैं। सो यू नो इसराइल कैन डू एनीथिंग, एनी फॉल्स फ्लैग। इसलिए मैं समझता हूँ ये भी जो रोड आगे जो है ना वो बड़ा बम्पी रोड है, इट्स नॉट गोइंग टू बी स्मूथ।